नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष कि कैसे गोचर के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि महादशा और गोचर का समन्वय कैसे जीवन में घटित होता है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज मैं दो विषय पे चर्चा करूंगा। ये जो कुंडली है ये लग्न कुंडली है और ये दोनों जो है ये गोचर कुंडली है। जब जब इनके साथ वो घटना घटी उस समय की गोचर कुंडली है और मैं आपको गोचर लगा के बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है वो गोचर काम करता है। और जब गोचर का सटीक समन्वय जब महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से बैठ जाए तो कैसे व्यक्ति के काम होते हैं। साथ ही साथ इस लग्न कुंडली में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आखिर में इनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न इनको सूट करेगा और कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जब पन्ना रत्न पहना बुध का, तो बुध तुला लग्न की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, बैठे कुंडली के दसम भाव में है और दसम भाव में जो ये कारक होते हैं। फिर भी जब जब इन्होंने पन्ना पहना तो पन्ना से इनको नुकसान हुआ। तो क्यों हुआ उस पर भी चर्चा करूंगा मैं आज आपसे। तो सबसे पहले आप जन्म की तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप भी अपने पास यदि आपके है तो आप ऐप में अपनी कुंडली बना करके और साथ साथ मिलाते चलिए और देखते चलिए। इससे आपको फायदा होगा, इससे आपको समझ में विषय आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। 22 जुलाई 1983 दोपहर के 12:30 कोलकाता का जन्म है। ये नोट कर लीजिए। अब ये तुला लग्न की कुंडली है यहां पे। अब देखिए एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि जब हम किसी भाव को देखते हैं तो आप जानते हैं कि पहले भाव, भावेश और भाव के कारक, इन तीनों को हम देखते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज ऐड कर लीजिए कि भाव का स्वामी किस नक्षत्र में बैठा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे देखने में आया है मेरे को, या कई बार जब मैं ज्योतिष सीख रहा था तो इस विषय को लेकर मैं कई बार जो है वो असमंजस में पड़ गया, कंफ्यूजन में पड़ गया मैं, कि कुंडली में ऐसी किसी ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि शुक्र की दशा चल रही हो और बुध का यहां पे मंगल का कोई अंतर भी उसमें ना आए, लेकिन फिर भी जातक का विवाह हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो फिर मैंने देखा कि शुक्र जो है, एग्जाम्पल है कि शुक्र मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, तो आपको भी देखना पड़ेगा, क्षमा कीजिए, मंगल जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो जब सप्तम भाव का स्वामी भी किसी ऐसे नक्षत्र की दशा में बैठा हो जिसमें उस दशा की, उस ग्रह की महादशा चल रही हो या उसका अंतर चल रहा हो, तब भी विवाह यहां पे होने का संभावना बन जाता है। तो आपको यह भी देखना है। इसी को कहते हैं अंदर तक, बिल्कुल कुंडली के तह तक जाके प्रेडिक्शन करना, तब जाकर आप सटीक बिल्कुल निर्णय पे पहुंच पाएंगे। आइए चलते हैं। तो इनका जो विवाह है वो 5 जून 2006 को हुआ। 5 जून 2006 को हुआ और यहां मैंने लिखा भी है कि इनको 10 जुलाई 1987 से लेकर के और 10 जुलाई 2007 तक इनको शुक्र की दशा चली। और इस शुक्र की दशा इनको सब कुछ दे गया, सब कुछ। विवाह भी हुआ, नौकरी भी लगी, संतान भी हुआ, पुत्र संतान हुआ पहला। तो कैसे हुआ ये बताता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये तुला लग्न की कुंडली है, तो आपको ये नहीं भूलना है कि यहां पे राहु और केतु भी कारक होते हैं। और यहां पे राहु कुंडली के अष्टम भाव में, लेकिन उच्च राशि में बैठे हैं। आध्यात्म का भाव है जातक का, आध्यात्म का भाव है, तंत्र मंत्र का भाव है। ऐसा जातक उस विषय में भी अच्छा पकड़ अपनी रखता है। और केतु कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? मंगल की राशि में बैठे हैं। और कुजवत केतु, मंगल के समान फल देने वाले होते हैं केतु, और वहां पे वो उच्च राशि में माने जाते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि जब जब इनके साथ कोई घटना होगी तो वहां राहु या केतु का अंतर या प्रत्यंतर दशा में जरूर छोटा बहुत भूमिका होगा और है। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, आइए। तो इनको 10 मई 2006 से लेकर के और 10 जुलाई 2007 तक क्या चला? तो शुक्र में केतु का महादशा चला।
शुक्र में केतु का महादशा चला। फिर 4 जून 2006 से लेकर के 15 अगस्त 2006 तक शुक्र में केतु में शुक्र का अंतर चला, और 4 जून 2006, और शादी कब हुआ? 5 जून 2006। यानी कि जैसे ही शुक्र में केतु में शुक्र आया तो किसी भी पुरुष की कुंडली में शुक्र जो होता है वो दाम्पत्य का कारक माना जाता है। स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक, और पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक। तो जब शुक्र की दशा यदि किसी व्यक्ति को चले तब भी उसका विवाह वहां होने का प्रचंड योग बन जाता है, और साथ गोचर सपोर्ट करे तो फिर तो बिल्कुल हो ही जाता है। तो यहां पे वो चीज आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शुक्र में केतु में शुक्र, केतु का यहाँ पे रोल है, भूलिएगा मत, हर जगह केतु का रोल रहेगा। आगे भी यदि इनके विषय में मैं चर्चा करूंगा इस कुंडली के विषय में तो मैं आपको बताते रहूंगा। तो यहाँ पे इनका 5 जून को शादी हो गया। अब 5 जून में चूंकि शुक्र की दशा चल रही थी और शुक्र यहाँ पे लगने से कुंडली के आय भाव में बैठे हुए हैं, और आय भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं। शुक्र जो है वो जातक को यदि पंचम भाव पे दृष्टि होता है तो जातक अपनी पसंद से विवाह करता है। तो शुक्र की दृष्टि पड़ी यहाँ पे तो निस्संदेह जातक अपनी पसंद से विवाह करेगा। अब जब गोचर हम उस समय का लगाएंगे तो देखिए उस समय का मैंने गोचर लगाया हुआ है। तो यहां पे सप्तम भाव में किसकी राशि है यहां से समझते हैं थोड़ा सा। यहां छोटा सा मैं लिख के आपको बताता हूं। तो यहां पे सप्तम भाव के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, शनि की दृष्टि है सप्तम भाव पे, और किसी ग्रह की दृष्टि यहां पे सप्तम भाव पे नहीं है। तो यहां पे सप्तम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, और भावेश भी मंगल होंगे, क्योंकि यहां भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो मंगल को ही मैंने लिखा। और शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनि को भी मैंने लिख लिया, शनि की दृष्टि पड़ती है यहाँ पे। और विवाह के कारक कौन होते हैं यहाँ पे? तो शुक्र होते हैं यहाँ विवाह के कारक, यहाँ लिख देता हूं, शुक्र विवाह के कारक होते हैं पुरुष के कुंडली में। अब जब इनको उस दिन का गोचर जब मैं लगाया 5 जून का, तो आप 5 जून का गोचर लगा लीजिए, उस समय का आप कुंडली बना लीजिए। 5 जून 2006 का कुंडली बना लीजिए किसी भी समय का डाल के आप। तो आप देखिए तो यहां लग्न में ही, यहां जैसे ये लग्न बनेगा तो लग्न बृहस्पति का गोचर हो रहा है। जब भी गोचर में बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे हो, या बृहस्पति लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में और नवम में और एकादश में जब भी गोचर करेंगे तो विवाह का योग ये बना देते हैं। या जब भी सप्तमेश में बृहस्पति की दृष्टि होगी तब भी विवाह के योग यहां पे वो बना देंगे। सप्तमेश यहां पे कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। अब बृहस्पति लग्न में बैठ गए, उन्होंने सप्तम भाव को देखा तो बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पे पड़ गई, यानी कि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई। शुभ ग्रहों की दृष्टि का पड़ना भी बहुत आवश्यक है। और किसी भी पुरुष के कुंडली में शुक्र उसके विवाह के कारक होते हैं, तो शुक्र सप्तम भाव में ही बैठे हैं मेष राशि में, ये प्लस पॉइंट हो गया। दो शुभ ग्रह की दृष्टि, दो शुभ ग्रह से ये भाव जो है, एक तो शुभ ग्रह शुक्र बैठ गए और बृहस्पति की दृष्टि पड़ी, ये प्लस पॉइंट हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ। तो यहां पे विवाह का योग बन गया। आप चंद्र कुंडली से भी यदि बैठा के देखेंगे तब भी बृहस्पति यहाँ पे एकादश भाव में आएंगे। यदि यहाँ पे 9 नंबर की राशि लिखूंगा तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तब भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। लेकिन ये गोचर के हिसाब से, हालांकि आप इनके राशि पे भी गोचर बैठा सकते हैं, वहां भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। मैंने इस लग्न के हिसाब से यहां बैठा के आपको बताया है। तो सप्तम में शुक्र बैठ गए, विवाह के कारक। अब शुक्र की इनको दशा भी चल रही थी, महादशा, और शुक्र सप्तम भाव में आकर बैठ भी गए तो विवाह का योग बन गया, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई यहाँ पे, तो ये विवाह का योग जो इन्होंने बना दिया। अब इनके कुंडली में जो मंगल है वो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मैंने आपको कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे मैंने नक्षत्र और सब लॉर्ड भी लिखा है। केपी एस्ट्रोलॉजी में इसका भी बहुत महत्व है, सब लॉर्ड को भी हम देखते हैं। तो मंगल राहु के, देखिए इनके जितने भी लगभग, इनका सूर्य, इनका जो चंद्रमा है वो राहु के सब लॉर्ड में, मंगल राहु के सब लॉर्ड में, बुध राहु के सब लॉर्ड में, राहु के सब लॉर्ड में, और केतु भी राहु के सब लॉर्ड में, यानी राहु की बहुत भूमिका हो गई यहाँ पे। अब जब मंगल गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं तो गुरु जब लग्न में यहाँ पे आए तो उन्होंने सप्तम भाव को दृष्टि दिया, तो ये इनके लिए विवाह का योग बनाया, विवाह का योग बना इनके। तो इनका उस समय जो है
शुक्र की महादशा में केतु के अंतर में, शुक्र के प्रत्यंतर में और अंदर आप यदि चले जाएंगे तो और आपको मिलते रहेगा। आप अंदर 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 जाके और दशाओं को देख सकते हैं। 5 जून को एग्जैक्टली आके देख सकते हैं कि उस समय कौन सी ग्रह की महादशा, अंतर, प्रत्यंतर और सूक्ष्मांतर, प्राण इत्यादि आगे बढ़ते जाइए आप, तो आपको वहां पे सटीक बिल्कुल मिल जाएगा और वो आएगा ही आएगा, वो चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो इस प्रकार से किसी कुंडली में यदि शुक्र की दशा यदि किसी पुरुष की कुंडली में चल रही है तो विवाह के योग वो बना देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको जो है 7 जुलाई 2007 को संतान की प्राप्ति हुई। अब उस समय कौन सी ग्रह की दशा चल रही थी? तो उस समय केतु में, शुक्र में केतु में बुध का अंतर चल रहा था। 10 मई 2007 से लेकर के और 10 जुलाई 2007 तक। तो 7 जुलाई आप देखेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा वो 7 जुलाई। शुक्र में केतु में और बुध का अंतर चल रहा था और बुध भी इनके राहु के सब लॉर्ड में बैठे हुए हैं। अब जब उस समय का जब आप गोचर बनाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कुंडली के पंचम भाव को, कि पंचम भाव में किन ग्रहों की दृष्टि है। तो इनके शुक्र जो हैं वो इनके जो शुक्र हैं वो केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि के सब नक्षत्र में बैठे हैं और शनि लग्न में उच्च के यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब आप गोचर जब लगाएंगे इनके, तो शुक्र भी केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और पंचम भाव पे, और शुक्र में केतु का अंतर चल ही रहा था। यहाँ पे शुक्र में यहाँ पे इनको केतु का अंतर चल ही रहा था और शुक्र गोचर में यहाँ बैठ करके सिंह राशि में और शुक्र दोनों बैठ करके और कुंडली के पंचम भाव को यहाँ पे देखते हैं। जब आप अंदर और जाएंगे तो शुक्र में, केतु में, बुध में गुरु भी आपको मिलेंगे और बृहस्पति, केतु पुत्र संतान के कारक होते हैं। बृहस्पति भी पुत्र संतान के कारक होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे यदि किसी का बार बार पुत्र संतान होकर के यदि नहीं बचता है तब भी हम केतु को जरूर देखते हैं, क्योंकि केतु को पुत्र संतान का यहाँ पे विशेष कारक माना जाता है। हालांकि संतान के कारक को बृहस्पति को माना जाता है, लेकिन केतु का बहुत रोल है। तो केतु इनके किस नक्षत्र में बैठे हैं? तो केतु इनके राहु के नक्षत्र में बैठे हैं और राहु कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, तो संतान के योग बना दिए। और केतु की दृष्टि कुंडली के सप्तम पे पड़ रही है और जिस ग्रह की महादशा चल रही थी, देखिए क्या गजब का कॉम्बिनेशन हमारे ग्रह नक्षत्र बनाते हैं। जब शुक्र की यहाँ पे जरूरत पड़ी तो शुक्र सप्तम में आकर के विवाह करवा दिए और जब संतान का जब बारी आए तो शुक्र यहाँ पे कुंडली के आय भाव में आके बैठ के संतान भाव को देख करके और संतान के योग बना दिए। बैठे केतु के नक्षत्र में है और केतु इस कुंडली में धन भाव में बैठा है, ये भी आपको नहीं भूलना है। तो शुक्र की महादशा में जब तक को नौकरी भी मिली थी, सरकारी नौकरी भी, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। जब 1-2 और इनके घटनाओं को लूंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ शुक्र ने और केतु ने दोनों कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डाला और राहु देव ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए संतान भाव में, क्योंकि केतु जो है वो राहु के सब लॉर्ड में है और शुक्र जो है वो शनि के सब लॉर्ड में है। शनि उच्च के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे पुत्र संतान की जो प्राप्ति जातक को यहाँ पे हुई और ये आप आसानी से इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं। तो गोचर का इतना महत्व है, गोचर का, और साथ में आपको नक्षत्रों को भी देखना है, साथ में आपको नक्षत्रों को भी देखना है। जैसे कभी इस जातक ने चंद्रमा की दशा देखी 2013 से लेकर के और ये 2023 तक, 10 साल तक, तो चंद्रमा इनके कुंडली में पराक्रम भाव बैठे हैं और मैंने अपने गोचर में आपको बताया कि चंद्रमा तीसरे भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं। और किसके नक्षत्र में बैठे हैं चंद्रमा? देखिए यहाँ पे केतु के नक्षत्र में और राहु के सब नक्षत्र में। तो कार्यों में ऐसी बात नहीं, थोड़ी बहुत बाधा तो आएगी, लेकिन चंद्रमा की महादशा में जातकों को अपार धन भी मिलेगा और इनको मिला, हर प्रकार से धन इनको मिला, कई प्रकार से, क्योंकि केतु जब भी दूसरे भाव में बैठे या अष्टम भाव में बैठे तो आकस्मिक धन के योग बनाते हैं और आकस्मिक दिन को बहुत सारे धन की प्राप्ति इधर उधर से हुई थी। तो यदि ग्रह कारक है उस कुंडली में और अच्छे भाव में बैठा है तो पापक ग्रह ही क्यों ना अपना अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो देखिए कैसे गोचर काम करते हैं। शुक्र ने कैसे अपना काम किया अपनी महादशा में 1987 से लेके और 2007 तक, यानी कि 10 जुलाई 2007 तक और 7 जुलाई को संतान, मैंने बताया कि 7-7-7 को, और ये 10 को खत्म हो गए तो जाते जाते संतान, पुत्र संतान भी इनको देके गए, क्योंकि शुक्र यहाँ पे लग्नपति होकर कुंडली के आय भाव में बैठे हैं और केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और केतु कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं, ये प्लस पॉइंट है। और चूंकि राहु जो है उस शुक्र के नक्षत्र, शुक्र के राशि में बैठे हैं
तो समझिए यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा सा मिस कर गया था। तो जब शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठेंगे तो राहु जब शुक्र के राशि में बैठेंगे तो शुक्र के समान वो क्या करेंगे, अपने रूप को बनाए, क्योंकि राहु बहुरूपिया है। शुक्र के समान अपने रूप को बनाएंगे और शुक्र के समान फल देने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। तो यहाँ राहु भी कोई खराब फल प्रदान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अष्टमपति और लग्नपति दोनों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। कुंडली के एकादश भाव में सारे ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो आप ऐसे इस विषय को आप गोचर के माध्यम से समझ सकते हैं। आप अपने ऊपर भी गोचर अप्लाई करके देखिए, आपको रिजल्ट वहां मिलेगा आपको। अब आइए रत्न के बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका प्रश्न था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ये बात। लग्न में शनि बैठे हैं और मैंने हमेशा बोला है कि तात्कालिक मित्रता जरूर देखना है। तो लग्न में शनि बैठे हैं शुक्र की राशि में और 3 घर आगे और 3 घर पीछे, तो यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 यानी कि 1 2 दूसरे भाव में, यानी कि शुक्र से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं और लग्न में उच्च के भी शनि बैठे हैं। आंख बंद करके शनि का रत्न धारण कीजिए, लाभ होगा। और शनि का रत्न इनको पहनने से लाभ हुआ। अब दूसरा इस कुंडली में इंपॉर्टेंट रत्न कौन सा बन जाएगा, ये शनि का बता दिया मैंने। शुक्र का रत्न, तो शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं क्या, तो शुक्र यहां पे बैठे हैं सिंह राशि में और सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता। हालांकि शुक्र और सूर्य की नैसर्गिक मित्रता नहीं है, लेकिन वो तात्कालिक मित्रता में बैठे हैं, इसलिए आप शुक्र का रत्न भी यहां पे पहन सकते हैं और शुक्र का रत्न पहन के भी इनको लाभ हुआ। अब तीसरा जो इसमें मुख्य ग्रह जो बनता है त्रिकोण का, वो बुध का रत्न पन्ना। तो पन्ना जब जब इन्होंने पहना तब तब इनको परेशानी हुई। क्यों हुई जरा समझिए। क्योंकि बुध यहां पे चंद्रमा की राशि में बैठे हैं और बुध चंद्रमा से शत्रुता का भाव रखते हैं। शत्रुता का भाव, बुध चंद्रमा से शत्रुता का भाव रखते हैं और चंद्रमा के राशि में बैठ करके, और चंद्रमा इनसे देखिए तो 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 घर आगे बैठे हैं, यानी 6 8 का योग बना के बैठे हैं। तो नैसर्गिक मित्रता भी नहीं है और तात्कालिक शत्रुता भी हो गई, तो अधिशत्रु हो गए लोग। जब मैं अपने पंचनाम मैत्री आपको बताया था तो मैंने इस चीज को बताया था कि यदि कोई ग्रह किसी ग्रह का शत्रु हो और तात्कालिक शत्रुता में बैठा हो तो अति शत्रु हो जाता है। तो अति शत्रु होने की वजह से जब जब इन्होंने पन्ना पहना तब तब इनको परेशानी हुई। क्यों? क्योंकि आपको एक बात और नहीं भूलना है कि यहाँ पे बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कुंडली के 12वें भाव में आती है। ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है, ये बुध की साधारण राशि है। तो तुला लग्न में पन्ना रत्न पहनने से पहले भी आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तात्कालिक मित्रता को बिना देखे यदि आपने किसी भी लग्न में कोई रत्न पहना, आपको नुकसान हो जाएगा। चाहे वो कुंडली में वो ग्रह आपको बेशक ही ठीक दिखाई दे रहा हो। अब आप तो देखेंगे कि यहाँ त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, कारक होकर बैठा है, लाभ देगा, लेकिन पता चला वो नुकसान देने लगा आपको। क्यों? क्योंकि वो अति शत्रु होकर बैठा है, शत्रु की राशि में, शत्रु से तात्कालिक शत्रुता बना करके। तो रत्न पहनते वक्त बहुत ध्यान देना है। पहले शुरू में मैं भी जब ज्योतिष के क्षेत्र में ज्योतिष सीखता था तो मैं कहता था रत्न तो नुकसान नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं, रत्न पहनने के पहले बहुत सारी चीजों को देखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो रत्न नुकसान कर जाता है। और इनको जब जब पन्ना पहना है तब तक नुकसान इनको हुआ था। तो रत्न जब भी पहने किसी अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिषी की सलाह लेके पहने। ये नहीं कि ऐसे बता दिया जाता है कि लग्न पंचम और नवम का रत्न पहन लीजिए, आपने पहना अच्छा नहीं बल्कि बुरा आपके साथ तो जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए रत्न पहनते वक्त विशेष सावधानी अपनाइए। तीसरा इस कुंडली में जो मुख्य रत्न जो है वो कौन बनेगा, तो तीसरा इस कुंडली में सबसे मुख्य रत्न बनने वाला है केतु का रत्न, कैटसाई। कैटसाई पहनने पे इनको काफी फायदा होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है, हालांकि यहाँ पे कई लोग बोलेंगे गुरु चंडाल दोष है, बृहस्पति को मजबूत करो, लेकिन बृहस्पति का रत्न यहाँ नहीं पहनना है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे 6ठे भाव के स्वामी है और कुंडली में तीसरे 2 आकारक भाव के स्वामी है। और तुला लग्न के कुंडली में, दैत्य गुरु के कुंडली में देव गुरु को आकारक भाव उन्होंने दे रखा है। तो आप बृहस्पति को मजबूत मत कीजिए, बल्कि बृहस्पति के मंत्रों का जाप करके इत्यादि, मंदिर जाकर के, देव गुरु ब्राह्मणों की सेवा करके बृहस्पति को मजबूत। यहाँ पे केतु का रत्न कैटसाई पहनने से भी इनको काफी लाभ हुआ। तो इस प्रकार से रत्नों का चयन आप करें, तब जाकर के तो आपको फायदा यहां पे होगा। कोई ग्रह उच्च का बैठा है, यदि उच्च का बैठा है तो निस्संदेह आप उसका रत्न पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो केतु, हालांकि यहां से देखेंगे तो मंगल के साथ केतु की जो है वो तात्कालिक शत्रुता है,
लेकिन फिर भी केतु का रत्न यहाँ पे इनको फायदा देगा, फिर भी केतु का रत्न इनको फायदा देगा, और केतु का रत्न इनको फायदा दिया। तो रत्न विचार करते वक्त बहुत दिमाग लगा के, बहुत सोच के रत्न का विचार करते हैं। तो यकीन है आज आपने गोचर को समझा होगा कि गोचर किस प्रकार लगाते हैं, गोचर कैसे काम करता है। महादशा के साथ जब गोचर का कनेक्शन जब फिट हो जाएगा तो समझिए आपका काम वो बन जाएगा। तो यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट में, आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का जरूर ऑन कीजिए कि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।